हेलो एवरीवन, जनरल स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है आलोक रंजन। तो इस सीरीज के तहत हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जहां हम इंडियन पॉलिटी के सारे चैप्टर्स को देख रहे हैं और इसके अलावा इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देख रहे हैं। तो जो पहला चैप्टर है भारत का संवैधानिक विकास, इसका जो पहला वीडियो था वो आ चुका है। आज ये दूसरा लेक्चर है। तो इस लेक्चर में हम किस टॉपिक को पढ़ेंगे उस पर बात करते हैं। तो इस पिछले लेक्चर में हमने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो कानून बने थे, जो संवैधानिक विकास हुए थे, उसको देखा था। और इस लेक्चर में हम ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत यानी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जितने भी अधिनियम बने उसको देखेंगे। यानी 1858 से लेकर के 1947 तक जो 7 अधिनियम है, इसमें क्या क्या बातें थी उसको देखेंगे और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन थे उसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और अगर चैनल वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसके सारे पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल जनरल स्टडी ऑफिशियल से ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो पहला है भारत शासन अधिनियम 1858। एक छोटी सी बात यहाँ ध्यान रखिए कि ये जितने भी एक्ट बन रहे हैं इसके ठीक एक साल पहले 1857 में वो अंग्रेजों के खिलाफ रिवॉल्ट हो चुका था, जिसको पहली आज़ादी की जंग बोलते हैं, फर्स्ट रेवोल्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद अंग्रेजी सरकार ने यानी इंग्लिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के का शासन को इंडिया पे समाप्त कर दिया और अंग्रेज का डायरेक्ट शासन, ब्रिटिश सरकार का डायरेक्ट शासन भारत पे स्थापित हो गया। और उसके बाद अब जितने भी कानून बने वो ब्रिटिश सरकार के अनुसार बने। ठीक है। तो 1858 का जो अधिनियम था उसकी मुख्य बातें क्या की थी। पहला था कि भारत का शासन अब सीधे महारानी विक्टोरिया के अंतर्गत चला गया। उस समय जो वहां के हेड हुआ करती थी वो महारानी विक्टोरिया हुआ करती थी। मौजूदा समय में 2023 में बात करें तो जो इंग्लैंड के हेड है वो कौन है? चार्ल्स थर्ड। ठीक है ना। इसके पहले एलिजाबेथ सेकेंड थी, जिनका हाल ही में कुछ दिन पहले निधन हो गया था। तब चार्ल्स थर्ड वहां के हेड है। अगला है कि गवर्नर जनरल के पद का नाम बदल करके वाइसराय कर दिया गया। इसके पहले 1857 के पहले जो इंडिया में होते थे वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन अब उसका नाम बदला गया, वाइसराय कर दिया गया। तो इस प्रकार जो लॉर्ड कैनिंग थे वो भारत के प्रथम वाइसराय बने थे। और चूंकि ये गवर्नर जनरल भी थे तो इसलिए भारत के आखिरी गवर्नर जनरल भी हैं। अगला है कि पीट्स इंडिया एक्ट 1784 द्वारा जो स्थापित द्वैध शासन प्रणाली थी उसको समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन प्रणाली आप सबको ध्यान होगा, जब कंपनी के कार्यों को अलग अलग बांट दिया गया था कि व्यापारिक कार्य कोई और देखेगा और जो राजनीतिक कार्य था वो कोई और देखेगा, उसको समाप्त कर दिया गया। अब सारे कार्य चूंकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गए तब वही देखते थे, तो इसलिए द्वैध शासन समाप्त हो गया। हालांकि भारत के लिए एक राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, एक पद बनाया गया राज्य सचिव, जो कि जो वहां की महारानी थी उसको सारे इंफॉर्मेशन दिया करता था जो भारत में क्या चल रहा है, भारत में कैसे शासन हो रहा है। तो भारत के पूर्ण प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दिया गया, जो ब्रिटिश सरकार में कैबिनेट मंत्री हुआ करता था और वहां के संसद को बताता था कि भारत में क्या क्या चल रहा है, और वो ब्रिटेन में ही रहता था। और इसी भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था जो उसकी हेल्प करते थे। तो ये सारी मुख्य बातें थी 1858 के अधिनियम की। अगला देखेंगे भारत परिषद अधिनियम 1861, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 भी कहते हैं। इसमें पहली बात है कि इस अधिनियम ने भारतीयों को विधान परिषद में प्रवेश की अनुमति दी थी पहली बार। ठीक है ना। जितने भी विधान परिषद थे ना उसमें प्रवेश की अनुमति दी थी। 1862 में कैनिंग ने 3 भारतीय को विधान परिषद में मनोनीत किया था। मैंने 3 भारतीयों को विधान परिषद में बुलाया था और वो 3 भारतीय कौन थे? एक बनारस के राजा थे, एक पटियाला के राजा थे और एक सर दिनकर राव थे। ये सिर नहीं होगा, ये सर दिनकर राव थे। ये 3 लोगों को विधान परिषद में लॉर्ड कैनिंग ने ही मनोनीत किया था। अगला कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ कर दी गई और बंबई मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियां उनको वापस कर दी गई। आप सबको ध्यान होगा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके माध्यम से विकेंद्रीकरण जो था, अलग अलग प्रेसिडेंसी के बाद शक्ति थी उन सबको एक करना शुरू किया गया और सारी शक्तियां गवर्नर जनरल के हाथ में दे दी गई। और 1833 के एक्ट में पूरी तरीके से सारी शक्तियां सिर्फ एक जगह गवर्नर जनरल के हाथ में आ गई थी और पूरी तरीके से एक तरीके से पावर एक जगह हो गया था। और 1861 के अधिनियम का था उसी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ और विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। और सबसे पहले मुंबई और
मद्रास के प्रेसिडेंसी को उनकी शक्तियां वापस की गई। इसके अलावा बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब में क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में विधान परिषदों का गठन हो गया। ठीक है ना, यह है विधान परिषद। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगला है कि पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता मिली। पोर्टफोलियो प्रणाली वो होता है कि एक ही व्यक्ति के पास कौन कौन से पद हैं, मतलब कौन कौन से विभाग हैं संभालने के लिए, तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो। फॉर एग्जाम्पल, मौजूदा समय में अश्विनी वैष्णव जो भारत में मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पास 2 विभाग है, एक है रेलवे, ठीक है, और एक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इनके पोर्टफोलियो क्या, इनके पोर्टफोलियो में 2 मंत्रालय इनके पास है, इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। ये उसको मान्यता दे दी गई कि अब एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा मंत्रालय हो सकते थे। ये पोर्टफोलियो प्रणाली एक्चुअली बना था 1859 में, कैनिंग ने बनाया था, लेकिन इसको मान्यता मिली थी 1861 के अधिनियम द्वारा। अगला है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हो गई थी और इसकी अवधि 6 महीने की होती थी। तो भारत में जो भारतीय संविधान में भी अध्यादेश का जो प्रावधान है, तो वो एकाएक नहीं बना, उसका इतिहास ये है कि 1861 में ही अध्यादेश को जारी करने का प्रावधान किया गया था। भारतीय संविधान में 2 आर्टिकल हम इसको उस समय पढ़ेंगे, एक आर्टिकल 123, एक आर्टिकल 213। इसके माध्यम से अध्यादेश जारी किया जाता है। 123 के माध्यम से राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करते हैं और 213 के माध्यम से राज्य में विधान परिषदें राज्यपाल की मदद से इसको लागू कराती है। अध्यादेश दरअसल एक प्रक्रिया है जिसके तहत किसी बिल को सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यों में विधानसभा हो, उसमें बिना किसी डिबेट या वोटिंग के केवल राष्ट्रपति या राज्यपाल के माध्यम से डायरेक्ट किसी बिल को पास कर लेना, उसको अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस कहा जाता है। इसके डिटेल में जब हम आर्टिकल 123 और 213 पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें और क्या क्या बातें। अगला देखते हैं, अगला है भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक है, ये इसमें क्या क्या पॉइंट है इसमें कि केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्यों का ही था। गैर सरकारी सदस्य मतलब हो गया वो सदस्य जो सरकार में किसी पद पे नहीं है, और उनको भी प्रांतीय जो परिषद होते थे, एक तरीके से मान लीजिए जो स्टेट के लेजिस्लेचर होता था, उसमें उनको स्थान दिया गया। ये पहली बार हो रहा था, लेकिन बहुमत तो सरकारी सदस्यों का ही था, क्योंकि तो कोई भी बिल पास कराना हो, कुछ भी करना हो, तो सरकार की मोनोपोली बनी रहे, इसलिए। अगला, ये आप पूरा प्रोसेस देखेंगे तो प्रोसेस आपको समझ में आएगा, धीरे धीरे जो शक्तियों का बंटवारा है वो अब लोगों तक और राज्यों तक किया जा रहा है। ठीक है, अगला है कि केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व की नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने और मतदान करने का अधिकार नहीं था। ये एक समझिए कि एक बहुत बड़ा चेंजेस था कि पहली बार जो केंद्रीय विधान परिषद होता था ना, आज का मान लीजिए लोकसभा, उसमें जो वार्षिक बजट होता था, हर साल जो बजट पेश किया जाता था, ठीक है ना, उसमें जो लोग होते थे, जो सदस्य होते थे, उनको प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया पहली बार। उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन उसके लिए 6 दिन पहले नोटिस देनी पड़ती थी। लेकिन उसमें एक जो क्लॉज ये था कि आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न मतलब कि आपने कोई प्रश्न पूछा और आपको जवाब मिला, उस जवाब से आप सेटिस्फाइड नहीं है तो कोई क्रॉस क्वेश्चन आप नहीं कर सकते थे। ठीक है ना, और मताधिकार का भी अधिकार नहीं था, मतदान नहीं होता था, बस आप प्रश्न पूछ सकते थे और सरकार जो चाहती थी, यानी वायसराय जो चाहता था, वो बिल पास हो जाता था। अगला एक सीमित निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ किया गया। सीमित, बहुत ही सीमित, मतलब इसमें कुछ लोगों को मनोनीत कर देते थे, जो वायसराय होते थे या गवर्नर जनरल होते थे। ठीक है, लेकिन इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया था। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि चुनाव शब्द का प्रयोग भारत परिषद अधिनियम में 1892 में पहली बार कर दिया गया था। नहीं, इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं किया गया था। तो ये 3 बातें थी 1892 की। अब इसी को आगे बढ़ाया जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1909 में, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 बोलते हैं। और इस, ठीक है, तो इसमें क्या क्या बातें हैं, इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो जो मार्ले थे वो राज्य सचिव थे, ठीक है ना, जो जिसका निर्माण कैसे हुआ था 1858 के एक्ट के तहत। और जो मिंटो थे, लॉर्ड मिंटो, वो वायसराय थे। कनॉट प्लेस से आप आगे जाएंगे तो आपको मिंटो रोड भी मिलता है, मिंटो ब्रिज भी मिलता है, इन्हीं का नाम पे, लॉर्ड मिंटो का नाम पे। ठीक है, अगला कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में काफी वृद्धि की गई, इनकी संख्या बहुत बढ़ाई गई। ठीक है ना, 122 के करीब हो गई थी। भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया कि कानून जो भी बनाया जाएगा तथा जो भी प्रशासन किया जाएगा, उसमें भारतीयों को भी
शामिल करने का प्रावधान इस अधिनियम द्वारा किया जाने लगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया था। जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद थी, एक तरीके से कैबिनेट समझ लीजिए, जो डिसीजन लेती थी, उसमें पहली बार भारतीयों को शामिल किया गया था। और जो सबसे पहले भारतीय शामिल हुए थे उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये लगभग सारे परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। अगला कि इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी शक्तियों को बढ़ा दिया, ठीक है ना। केंद्र और प्रांत की जो विधायी शक्तियां थी उसको और बढ़ा दिया गया। अब सदस्यों को बजट एवं लोकहित के विषयों पर विवेचना करने, प्रस्ताव लाने, प्रश्न पूछने तथा पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। यानी 1892 में जो प्रावधान था उसमें और उसको एक्सटेंड किया गया। इसमें क्यों क्वेश्चन पूछ सकते थे, जबकि पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। जबकि 1909 में आप पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, चर्चा भी कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। अगला था जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की शुरुआत की गई, ठीक है ना। इसमें क्या था कि मुस्लिमों को अलग वो उनके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाएगी, उनके लिए अलग निर्वाचक क्षेत्र होगा, उनके लिए अलग निर्वाचक मंडल होगा, मतलब उनके लिए अलग लोग ही वोट करेंगे। तो इससे क्या हुआ ना, सांप्रदायिकता फैली पूरे कह सकते हैं कि सोसाइटी में। इसीलिए इसको सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के नाम से भी जाना जाता है। प्रतिनिधित्व के नाम से भी जाना जाता है, कम्युनल अवार्ड भी कहते हैं इसको। तो इससे क्या हुआ, भारत में और सांप्रदायिकता बढ़ी और धीरे धीरे एक कह सकते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम डिवाइड शुरू हुआ। और इसी की परिणति यानी रिजल्ट था 1947 में भारत पाकिस्तान का बंटवारा। देखिए ये सब मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अगला देखेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। ये भी एक तरीके से एक्सटेंशन ही था 1909 के अधिनियम का। इसकी मुख्य बातें क्या कहते हैं कि इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये जो मॉन्टेग्यू थे भारत सचिव थे, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो इसको एडविन मॉन्टेग्यू बोलते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे वो भारत के उस समय वायसराय थे। पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, डायरेक्ट चुनाव से किसी को चुना जा सकता था। इसकी शुरुआत पहली बार 1919 में हुई थी। अगला कि सांप्रदायिक निर्वाचन का और विस्तार करते हुए सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीय तथा यूरोपियों तक भी फैला दिया गया। ये एक तरीके से जिन होता है, जिन बाहर निकला तो वो बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। जैसे 1909 में मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई, तो बाकी जितने भी कम्युनिटी थे, सिख कम्युनिटी थी, ईसाई कम्युनिटी थी, एंग्लो इंडियन थे, इन लोगों ने भी अपना डिमांड बढ़ाना शुरू किया। तो धीरे धीरे इन पर विस्तार शुरू हो गया। यानी 1909 में जो सांप्रदायिक निर्वाचन था उसका और 1919 में विस्तार कर दिया गया। सिखों, अब भारतीय ईसाई, यानी अब मुस्लिम, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन, इन सब के लिए अलग अलग निर्वाचन होता था। इस तरीके से क्या हुआ, सोसाइटी पूरी तरीके से डिवाइड होती गई। और यही अंग्रेजों का उद्देश्य भी था। इसी को बोलते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बांटो और राज करो। उसके बाद पहली बार केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को स्थापित किया गया। ध्यान रखिए कि द्विसदनीय और द्वैध शासन दोनों अलग अलग चीज होती है। द्विसदनीय मतलब हो गया दो सदन बन गए। जैसे आज भारत के पार्लियामेंट में एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा, ठीक है ना। या स्टेट में राज्य विधान परिषद और विधानसभा, विधान परिषद। तो ये द्विसदन, ये दो सदन हो गया। क्योंकि द्वैध शासन का मतलब होता है शक्तियों को दो क्षेत्रों में बांट देना, ठीक है। तो केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था शुरू की गई थी, जबकि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। और द्वैध शासन का मतलब यह था कि प्रांतों में जो शक्तियां थी, सब्जेक्ट थे, उसको दो चीजों में बांट दिया गया था। एक को बोलते थे हस्तांतरित, हस्तांतरित मतलब ट्रांसफर्ड, और एक होता था रिजर्व्ड, ठीक है, यानी आरक्षित। जो हस्तांतरित थे वो जो राज्य के प्रांत के विधानसभा थे उनके लिए थी, और जो रिजर्व थे वो जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उनके अंडर हुआ करती थी, ठीक है। तो राज्यों को बहुत ही कम शक्तियां थी, पर सीमित मात्रा में ऐसी शक्तियां राज्यों को देनी शुरू की गई। तो आप कह सकते हैं कि पहली बार प्रांतों को विधायी शक्तियां मिलनी शुरू हुई 1919 के अधिनियम से। अगला कि प्रांतीय विषय को दो भागों में बांट दिया गया, इसको बोलते हैं आरक्षित और हस्तांतरित, जो मैंने आपको अभी बताया। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया था। एक उत्तरदायी अकाउंटेबल एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग प्रयोग करेंगे, उसको स्थापित करेंगे। 1916 में ध्यान रखिएगा कि मॉन्टेग्यू घोषणा बोलते हैं, जिसमें मॉन्टेग्यू ने घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें बताया था कि भारत में हम अब शासन भारतीयों को हस्तांतरित करेंगे, तो उसी का प्रोसेस था ये। अगला है कि 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आयोग गठन करने का प्रावधान किया गया कि 10 साल बाद एक आयोग गठित किया जाएगा, जो 10 साल बाद इसकी समीक्षा करेगा कि इस अधिनियम से क्या क्या फायदा हुआ और इस अधिनियम में क्या क्या दिक्कतें थी।
और इसी आयोग और यही वो आयोग था जो 1927 में बना और भारत में आया, और इसी आयोग का नाम क्या था? साइमन कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 साल बाद नहीं आया, वो थोड़ा देर पहले आ गया, मतलब 1927 में ही आ गया था। सर जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहा जाता है। साइमन कमीशन का डिटेल आपको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ने को मिलता है। अगला है कि लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सृजन किया गया। भारत का उच्चायुक्त अब लंदन में होगा। पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों बजट से अलग कर दिया गया। केंद्र के लिए अलग बजट, राज्य के लिए अलग बजट, ये पहली बार किया गया था। इससे एक लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, याद रखिएगा। और लोक सेवा आयोग जो आज का यूपीएससी एक तरीके से इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 1926 में बनी थी, लेकिन इसी अधिनियम के अंतर्गत। पहली बार महिलाओं को मताधिकार मिला, इसके पहले महिलाओं को मताधिकार नहीं था। तो 1919 में पहली बार भारत में महिलाओं को मताधिकार मिला। और बहुत आयरनिक बात यह है कि अमेरिका में 1920 में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिला, जबकि अमेरिका में संविधान बना था 1789 है, ये पूरी तरीके से 1791 में। और इसके अलावा 200 साल बाद जाकर के अमेरिका में महिलाओं को मताधिकार दिया गया। तो महिलाओं के खिलाफ अमेरिकन सोसाइटी में कितना एक तरीके से रेसिज्म है, वो इस बात से दर्शाता है। और इस बात से भी दर्शाता है कि 1789 से लेकर के आज तक 2023 तक पूरे अमेरिका में आज तक एक भी महिला वहां के प्रेसिडेंट नहीं बनी। अब ये इत्तेफाक भी हो सकता है या फिर सोसाइटी का महिलाओं के खिलाफ एक तरीके से पूर्व धारणा, प्रेजुडिस हो सकता है। अगला कि भारत शासन अधिनियम 1935 की क्या क्या बातें थी। ये बहुत विस्तृत था, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा एक तरीके से अधिनियम था, जिसमें लगभग सारे विषयों को, देश के जितने भी विषय थे सबको एक जगह कंपाइल कर लिया गया था, और सारे विषयों पर नियम बना दिए गए थे। तो आज का जो संविधान है भारत का, जो मौजूदा समय का संविधान है, उसकी ज्यादातर बातें, ठीक है ना, वो इसी अधिनियम से ली गई थी। तो ये अधिनियम एक तरीके से आज का जो भारत का संविधान है उसका प्रमुख स्रोत है, सारी बातें इसी से ली गई थी। और चूंकि ये इतना विस्तृत था ना, इसीलिए इसको कह सकते हैं एक तरीके से ये निरंकुश था, निरंकुश हो गया। एक निरंकुशता का सिद्धांत होता है पॉलिटिकल फिलोसफी में। इसका मतलब होता है कि किसी चीज का सब बहुत विस्तृत हो, सभी चीजों पे बात करता है, तो एक तरीके से वो निरंकुशता पैदा करता है। सभी चीज के लिए कानून बना देना एक तरीके की निरंकुशता है, ठीक है। खैर, इसमें क्या क्या बातें थी वो देखते हैं। पहली बार भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना हुई, ठीक है ना। संघात्मक सरकार का मतलब होता है जहां सेंटर हो और स्टेट्स भी हो, ठीक है ना, और इनकी शक्तियां अलग अलग, इसको संघात्मक सरकार बोलते हैं। शक्तियों का बंटवारा किया गया, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शक्तियों को बांट दिया गया। शक्तियों का मतलब है कि कार्यों को बांट दिया गया। संघ सूची जो केंद्रीय विधान परिषद के पास जो विषय थे उसमें 59 विषय थे। राज्यों के पास जो राज्यों को विषय दिए वो 54 विषय थे। और समवर्ती सूची मतलब 36 विषय थे। समवर्ती सूची का मतलब होता है वो विषय जिसपे केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है ना। भारत का आज का जो संविधान है, इसकी जो अनुसूची 7 है, ठीक है ना, अनुसूची 7, इसको हम पढ़ेंगे जब अनुसूची पढ़ेंगे, उसमें शक्तियों का बंटवारा किया गया। तो ये जो अनुसूची 7 है वो यही से प्रेरित है, ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा कि भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई। और एक तो ये 3 शक्तियां होती हैं, ये शक्तियां जिस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, जिस पर राज्य सरकार बनाएंगे, और ये जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें और एक पेज है कि अगर विवाद हुआ तो राज्य केंद्र सरकार की बातें मानी जाएगी, ठीक है ना, उसको खैर हम आगे पढ़ेंगे। और एक होता अवशिष्ट शक्ति, वो विषय जो ना संघ सूची में शामिल है, ना राज्य सूची में शामिल, ना ही समवर्ती सूची में शामिल है। अगर ऐसे कोई विषय प्रकट होते हैं तो उसको बोलते हैं अवशिष्ट शक्ति, यानी रेसिडुअल पावर, ठीक है। तो ये किसको दिया गया? ये वायसराय को दिया गया। और मौजूदा समय में भी जो रेसिडुअल पावर है वो भारत के केंद्र सरकार को निहित है, मतलब पार्लियामेंट उस पर कोई भी कानून बना सकती है। अवशिष्ट शक्तियों पर राज्यों का कोई नहीं है। लेकिन 1935 में जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसको दे दी गई थी? वायसराय को दी गई थी। अगला कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर केंद्र में लागू कर दी गई। प्रांत में आपको पता होगा 1919 में द्वैध शासन स्थापित कर दिया गया, जब विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में बांट दिया गया तो वो खत्म कर दिया गया, और अब वो द्वैध शासन केंद्र में स्थापित कर दिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई थी इसी तो 1 अप्रैल 1935 में जो भारतीय रिजर्व बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, उसकी स्थापना की गई थी इसी एक्ट के द्वारा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
1949 बहुत लोग मारते, देखिए याद रखिएगा 1949 में ना उसका भारतीयकरण कर दिया गया था, नेशनलाइज किया गया था, ठीक है, लेकिन उसकी स्थापना एक्चुअली हुई थी 1935 में। अगला एक सांप्रदायिक प्रणाली का और विस्तार करते हुए दलित महिलाओं श्रमिकों को भी शामिल किया गया। सांप्रदायिक प्रणाली को पता ही है कि 1909 में शुरू हुआ था पार्लियामेंट एक्ट से, तो पहले मुस्लिमों को दिया गया, 1919 में उसको बढ़ा कर सिखों और ईसाइयों तक किया गया, और 1935 में उसको और बढ़ाते हुए दलितों, महिलाओं और श्रमिकों तक किया गया। अगला एक इसी अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई, जो आज का सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना इसी अधिनियम के तहत हुई थी, और अधिनियम 1935 के तहत हुई थी, लेकिन ये बना कब था 1937 में, लेकिन इसकी स्थापना इसी अधिनियम के तहत हुई थी। बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया, जो आज का म्यांमार है, बर्मा जिसको बोलते हैं, वो 1937 तक भारत का ही पार्ट था। 1937 में इसी एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो एक्ट तो यही था 1935 का, लेकिन हुआ कब 1937 में। दो नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ, ठीक है ना। सिंध जो मुंबई और गुजरात और कुछ आज दक्षिण पाकिस्तान का हिस्सा, उसको सिंध बोलते हैं, तो उसको वो एक नए प्रांत का बनाया गया, और उड़ीसा भी एक नया प्रांत बनाया गया, बिहार झारखंड से अलग करके उड़ीसा बनाया गया। कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की गई। ये जो द्विसदन था, वो जैसे मान लीजिए आज का विधानसभा और विधान परिषद, तो कुछ प्रांतों में भी ये लागू कर दी गई। मताधिकार का विस्तार हुआ, 10% जनसंख्या को मत का अधिकार मिला। तो सोचिए 1935 में भारत की सिर्फ 10% आबादी के पास ही मताधिकार था। तो अभी मताधिकार इसका मतलब विस्तृत नहीं था। तो यह था भारत शासन अधिनियम 1935। अब देखेंगे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, वो अधिनियम जिसके माध्यम से हमें वो कानूनी प्रावधान जिसके माध्यम से भारत को आजादी मिली। इसमें क्या क्या बातें थी? पहला था कि भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। संप्रभु का मतलब होता है वो राष्ट्र, वो चीज, इसको सोवेरेनिटी इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि कोई भी स्टेट अपने आंतरिक और बाह्य डिसीजन खुद ले, तो उसको बोलते हैं संप्रभु। ये हम जब प्रियम्बल पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। दो स्वतंत्र डोमिनियन बनाया गया, भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया। वायसराय का पद समाप्त कर दोनों डोमिनियनों को राज्यों में गवर्नर जनरल पद का सृजन कर दिया गया। दोनों डोमिनियन के संविधान सभा को अपने अनुसार संविधान निर्माण का अधिकार मिला, ठीक है ना। संविधान सभा बनी और बोला गया कि आप अपने हिसाब से आप संविधान बना लीजिए, उस पर ब्रिटेन का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और इसी तरीके से 1946 से भारत में संविधान सभा बनी और संविधान निर्माण शुरू हुआ। अगला कि ब्रिटेन में भारत सचिव का पद को समाप्त कर दिया गया। इसकी जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि भारत सचिव वहां के जो राजा होते थे, महारानी होती थी, उनको भारत पे शासन की सारी जानकारी देती थी, मतलब ये देता था। तो अब उसका शासन ही खत्म हो गया, तो सचिव पद का कोई मतलब नहीं रह गया। अगला कि भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दी गई कि चाहे वो भारत या पाकिस्तान के साथ जाके मिल सकते हैं। यही सबसे बड़ा दुख का कारण बना, जिसकी वजह से आज भी कश्मीर इशू अटका हुआ है। हालांकि वल्लभ भाई पटेल जी ने 562 रियासतों को मिला लिया था, क्योंकि रियासतों की स्वतंत्रता दी गई थी कि वो चाहे तो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले, ठीक है ना। तो इन्होंने कैसे इन सब रियासतों को भारत में मिलाया, जिसको बोलते हैं कैरेट और स्टिक की पॉलिसी, उसके तहत मिलाया। इसको पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में डिटेल में कि क्या हैदराबाद का क्या मामला था, जूनागढ़ का क्या मामला था। जब इन सबको समझ लेंगे तो एक्चुअल में समझ में आएगा कि एक्चुअली कश्मीर का मामला क्या था। और अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो विकास कीर्ति जी का एक पूरा वीडियो इससे रिलेटेड है, जिसमें उन्होंने आर्टिकल 370 को समझाते हुए इन सब चीजों को समझाया, तो उसको देख लीजिएगा। अगला कि शाही उपाधि से भारत के सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। 14-15 अगस्त मध्य रात्रि को भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो गया। दरअसल 15 अगस्त को ही पाकिस्तान को भी आजादी मिली थी और भारत को भी मिली थी, क्योंकि 12 बजे के बाद मिली थी, लेकिन वो लोग हीरोबाजी में 14 को मनाते हैं कि भारत के साथ क्यों। तो ये सारे संवैधानिक विकास के प्रावधान थे। अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, तो इससे आपकी समझ और गहरी हो जाएगी। ये जो भी क्वेश्चन है मैं आंसर बताऊं, इसके पहले आप खुद सोच के आंसर करने का प्रयास कीजिए, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई, ठीक है ना। मैं सारे ऑप्शन बार बार नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आपका भी टाइम बेकार होगा, मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो जो किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की अनुमति मिली थी, तो ये मिला था 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था,
उसके तहत बहस करने की अनुमति मिली, लेकिन इसमें क्या था, इसमें आप पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, जबकि इसमें आप मतदान नहीं कर सकते थे। और ये सारी शक्तियां आपको कब मिली? 1909 के अधिनियम में, जहाँ पूरक प्रश्न भी पूछ सकते थे और मतदान भी कर सकते थे। ये यूपी पीसीएस 2003 में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। अगला कि ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? ठीक है, तो इसका आंसर है, आपने पढ़ा कि मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पहली बार की गई थी, भारत में। इसके तहत क्या किया गया था, मुस्लिमों को अलग से उनका निर्वाचक मंडल, उनको वोटिंग पैटर्न दे दिया गया था। और 1919 में इसको और विस्तार करके क्या कर दिया गया, सिखों और ईसाइयों तक भी कर दिया गया, जबकि इंग्लो इंडियन तक भी किया गया। ठीक है, और 1935 में और इसको बढ़ाते हुए दलितों, महिलाओं और श्रमिकों तक भी कर दिया गया। अगला कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो देखिए इसमें ये ऑप्शन है, हमने अभी क्या पढ़ा कि जो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1937 में। अगर ये डेट याद रहेगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। तो 1937 का पहले कौन सा कानून बना था? 1935 का भारत शासन अधिनियम बना था। तो जाहिर सी बात है कि ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1935 के अधिनियम के तहत ही इसकी स्थापना हो। तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत की गई थी 1937 में। तो ये सारे ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अगला है कि केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? द्वैध शासन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जहां विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित में बांट दिया गया था। केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? तो वो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत स्थापित किया गया था। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, एक सेकेंड, सॉरी मैं समझा। केंद्र में द्वैध शासन, देखिए ये कंफ्यूजन हो रहा है। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किससे की गई थी? तो इसका आंसर है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। अगर पूछे प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1919 के माध्यम से की गई थी। तो यहाँ पे इसीलिए इसको अंडरलाइन करना, मैं भी गलती करी है, इसको अंडरलाइन करने की आवश्यकता है। देखिए यूपी पीसीएस 2008 में पूछा गया। ठीक है, तो अगर केंद्र में द्वैध शासन पूछेगा तो इसका आंसर होगा 1935 का अधिनियम, और प्रांतों में द्वैध शासन पूछेगा तो इसका आंसर होगा 1919 का अधिनियम। अगला है कि अगला क्वेश्चन कीजिएगा तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। 1919 के भारत शासन अधिनियम में निम्नलिखित में कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी? देखिए आईएएस पे पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए आईएएस में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति और बाकी स्टेट पीछे पूछने की प्रवृत्ति थोड़ी अलग होती है। ठीक है, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को भी कीजिएगा। इसमें कुछ स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। दूसरा कि मुसलमानों के पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था हुई। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियां हस्तांतरित की गई। ये तीन स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है कि प्रांतों को कार्यकारिणी शक्ति द्वैध शासन लागू किया गया 1919 में, तो बिल्कुल सही बात है। 1919 में प्रांतों में किया गया, जबकि 1935 में केंद्र में। ठीक है, तो यहाँ 1919 पूछ रहा है, तो ये सही है। अगला कि मुसलमानों के लिए जो सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ, ये किससे हुआ था? 1909 के तहत हुआ था। हमने पढ़ा मार्ले मिंटो एक्ट इसको बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, 1919 के रिस्पेक्ट में गलत है। और तीसरा कि केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियां दी गई, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने बताया कि विषयों को दो भागों में बांट दिया गया था। कुछ शक्तियां केंद्र प्रांत को दी गई, कुछ केंद्र को दी गई। तो इस तरीके से केंद्र ने प्रांतों को विधायी शक्तियां दी। तो ऑप्शन ए और 1 और 3 सही है। तो इसमें अगर ऑप्शन ढूंढेंगे तो ये सी ऑप्शन आंसर सही होगा, 1 और 3। द्विसदनीय बनाई गई थी। ये कब बनाई गई थी? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाई गई थी। ध्यान रखिएगा, प्रथम बार पूछ रहा है। ठीक है ना। दूसरी बार क्योंकि 1935 में भी जो राज्य थे उनके विधान पालिकाओं को भी द्विसदनीय बनाया गया था, जबकि इसमें 1919 में केवल केंद्र के विधान पालिका को द्विसदनात्मक बनाया गया था, जबकि 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। द्वैध शासन और द्विसदनात्मक दोनों अलग अलग चीजें। अगला है
कि राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किससे प्रेरित है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रेरित है। यूपीएससी से पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। देखिए अभी आप लोग को ध्यान में आएगा कि 1861 में मैंने पढ़ा है कि आप अध्यादेश को जारी करने की शक्ति उसमें दी गई थी 1861 में, ठीक है। लेकिन जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है ना, ये जो भारत के संविधान में लिया गया वो इससे लिया गया है, ठीक है। अगला है कि केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन सा निर्वाचन शासन अधिनियम 1919 के तहत हुए, ठीक है ना। ये देखिए क्वेश्चन आरएसएस प्री में पूछा गया। ये क्वेश्चन 2021 के एमपी पीसीएस में ही पूछा गया था और थोड़ा सा उसको हट के पूछा था। इसको समझते हैं फिर समझेंगे ये क्या क्वेश्चन था। इसमें कि केंद्रीय विधानसभा का जो निर्वाचन हुआ ना, वो किस ये 1919 के अधिनियम के तहत कौन कौन सा निर्वाचन हुआ। तो एक है 1926, 1937 का इलेक्शन, 1945 का इलेक्शन। तो जो 1926 का और 1945 का इलेक्शन हुआ था, ये दोनों 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था। तो आंसर होगा ए और सी। जबकि 1937 का जो इलेक्शन हुआ था, ये 1935 के अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। जो एमपी पीसीएस में सवाल पूछा था, वो पूछा था कि 1945 का जो इलेक्शन है वो किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो ज्यादातर लोग 1935 मार के आए थे, क्योंकि 1935 के ठीक पहले बना था, तो उनको लगा इसी के माध्यम से होगा। लेकिन 1945 का इलेक्शन और 1926 का इलेक्शन ये 1919 के अधिनियम के तहत हुआ था। कि जो 1937 का इलेक्शन था वो 1935 के अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। अगला है कि किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रेरित किया गया, एमपीसी से पूछा गया। संवैधानिक निरंकुशता मैंने बताया जो बहुत विस्तृत संविधान निर्माण हो जाए, सब कुछ सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हर क्षेत्र का संविधान बनाए, तो उस फिलॉसफी को बोलते हैं संवैधानिक निरंकुशता। तो ये सबसे विस्तृत कौन था, 1935 का इलेक्शन भारत का सबसे विस्तृत, एक तरीके से 1935 का जो अधिनियम था भारत का सबसे विस्तृत अधिनियम था, और ये हमारे जो आज का संविधान है उसका प्रमुख स्रोत भी है। अगला है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से उल्लिखित योजना पर आधारित है। ये आईएएस 2012 का सवाल है, ठीक है। जो केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा हुआ है ना, वो किस योजना पर आधारित है। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है ना, ये उसके आधार पे यह आधारित है। 1935 में ही आपको पता है कि मैंने बताया था कि केंद्र के लिए और राज्यों के लिए जब और समवर्ती सूची बनाई गई थी, ठीक है, जहां शक्तियों का बंटवारा किया गया था। जो भारतीय संविधान में अनुसूची 7 है जहां शक्तियों का बंटवारा है, तो वो किससे प्रेरित है, तो 1935 के अधिनियम से प्रेरित है। अगला कि अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल है। तो अखिल भारतीय महासंघ वो जो है ना करने का शामिल है, ये 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था, जहां एक अखिल भारतीय संघ बनाया गया था। अगला एक 1935 के अधिनियम में संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसको दी गई है, तो 1935 के अधिनियम का जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो किसके पास थी, वो जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसके पास ये शक्तियां दी गई थी, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन 2018 का इसमें पूछा गया था, यूपीपीसी पूछा गया था। तो आईएएस में भी स्टेट पीसीएस के क्वेश्चंस को पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और उसके प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगला है क्वेश्चन, अगले दो क्वेश्चन है कि 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वो क्यों महत्वपूर्ण है। ये भी देखिए फिलोसफिकल क्वेश्चन है। पहला कि भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली, इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है, इसके द्वारा रियासतें समाप्त हो गई थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा ए, ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है, क्योंकि भारत का लगभग 60% से ज्यादा जो प्रावधान है वो इसी से लिए गए हैं। जबकि स्वतंत्रता मिली 1947 के अधिनियम से, विभाजन भी 1947 के अधिनियम से, ठीक है ना, और रियासतें भी समाप्त हुई थी 1947 के अधिनियम से। तो ये सारे गलत है, ये सही है। अगला ये किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था, तो ये 1935 के अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था, और ये अलग हुआ था 1937 में। तो ये सारे आज के क्वेश्चन थे। इन सब का पीडीएफ आपको हमारे जनरल स्टडी ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इन सबको आप इन सब का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, इन सबको आप एक जगह कलेक्ट करते जाइए, तो एक तरीके से आपका एक नोट्स हो जाएगा, जिसके तहत आपको पॉइंट पे मिलेंगे और सारे प्रीवियस ईयर
क्वेश्चन में मिलेंगे, तो एक साथ आपकी पढ़ाई भी हो जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसके सारे पीडीएफ को भी कलेक्ट करते जाइए ताकि आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़े। आप उसको अपने हिसाब से पढ़ते जाएंगे और कुछ नई जानकारी मिलेगी तो उसमें ऐड भी आप करते जाइएगा। ठीक है, आप सबने वीडियो को सुना, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।